यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़ियों से कैसे बना आसियाँ, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे एपी सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के एनसीईआरटी पैटर्न्स में अध्याय प्रथम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ये भाग 5वां है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स बना दिए हैं इसके, जो कि आपको प्लेलिस्ट नीचे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं उस वीडियो को। तो पहले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था यह मैं बताऊं। तो पहले वीडियोज में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वियोजन अपक्रिया आपको बताया था। वियोजन अपक्रिया के मैंने 3 टाइप्स बताए, जिसमें ऊष्मीय वियोजन था और एक वैद्युत वियोजन था और एक जो था वह प्रकाशीय वियोजन है। इस वीडियो में हम समझेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में। ऊष्मा शोषी अपक्रिया के बारे में उसके समझने के बाद हम लोग द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया समझेंगे। तो वीडियो समझने की कोशिश करते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम ही पता है एंड होना, मतलब क्या है, किसी चीज को ऐड होना, ये समझ लो, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये कैसे हुआ, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लिख सकते हैं कि मेल्टिंग इन ऑफ आइस, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, और लिखा है क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स, जब एल्केन समूह को हम क्रैक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। अब ये दोनों क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं ये समझा दूं। अब क्या है, हमारे पास जैसे एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मैंने आइस निकाल के बाहर रख दिया। अब बाहर रखने के बाद क्या होता है, जैसे आइस को जब हम रखते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में उसका टेम्परेचर अलग होता है, लेकिन जस्ट हम उसको बाहर लेकर आते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट होने लगेगा, पिघल जाएगा। तो पिघल कर क्या होगा, अपने आप में वो अवस्था चेंज कर लेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइस की बात करें तो आइस को यहाँ पर पिघलने के लिए एनर्जी देनी पड़ी है। देख क्या हुआ, ये एनर्जी लिया है, हीट को लिया है। हीट को लेने के बाद ये अपने अंदर की जो अवशेष उसको बदल दिया, प्रोडक्ट को अलग कर दिया। तो ऐसे ही बात यहाँ पर होती है कि जो रिएक्टेंट हमारा होता है, रिएक्टेंट हमारा यहाँ आइस है ना, आइस का मतलब H2O, कोई फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं होती, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो H2O को क्या होता है, जब हम हीट देते हैं, अब हीट क्या हो गया, जैसे मैंने बताया एटमॉस्फेयर में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, देन उसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने दे दिया। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेकर के ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। और प्रोडक्ट जो होगा, यहाँ पर आप इसको स्टेट को चेंज करो, यहाँ पर सॉलिड होगा, यहाँ H2O ही होगा, लेकिन यहाँ पर लिक्विड हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके का इसका क्रैकिंग हो रहा है, यहाँ पर ये ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाते हैं। अब यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी हैं। द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कोलर देन सराउंडिंग। तो यहाँ समझ रहे हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का काम एक कोलर की भांति होता है, जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सराउंड में जो उपस्थित होता है, एक प्रकार का कूलिंग करता है, ठंडक, शीतलता का प्रदान करता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये हमारा हुआ मेल्टिंग ऑफ आइस, ऐसे ही क्रैकिंग ऑफ एल्केन समूह। तो एल्केन का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे पास एक एथेन समूह हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने लिखा, ये हमारा हो गया एथेन। अब क्या हो गया, फाइनली एथेन को जो हमें क्रैक करना हुआ, उष्मा दे देते हैं, हीट करेंगे, तेजी के साथ हीट करेंगे तो इनके अंदर के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, और ये हीट करने पर क्या होगा, अपने अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज कर देता है। तो ये जो इक्वेशन आपको मिली, वैसे वास्तविकता में इसके लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। फॉर कैटलिस्ट यूज होता है NiPT/PD होता है, मतलब यहाँ हमें कैटलिस्ट लिखना होता है, NiPT/PD कुछ भी लिखना होगा, तब जाकर ये रिएक्शन पूरा होता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन आपको मैंने बताया है, ये भी हमारा है जो क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स होता है, क्रैक करना होता है, और यहाँ पर ये पूरी होती है। तो अभी हमने समझा ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझते हैं, मतलब विस्थापन अपक्रिया क्या होती है ये समझते हैं। विस्थापन अपक्रिया की इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊं। नामी है ऐसा कि कोई इंसान जैसे है, ये इंसान इसको यहाँ आया बैठा, उसके बाद उसको हटा दिया, ठीक है। तो ऐसी क्रिया, इस सब क्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व का जो सीरीज है,
जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु, वहाँ आपको क्रियाशीलता का पूरा एक सिस्टम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिया है जिसको आयरन कहते हैं, Fe जो कि सॉलिड है, इसको मैंने CuSO4 के विलयन में डाल दिया। अब CuSO4 का जो विलयन है, ध्यान समझिएगा बाबू, जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये नीले होगा, नीले रंग का होगा। अब जस्ट आप यहाँ फिगर को टच करें, फिगर को ध्यान से देखें, फिगर को ध्यान से देखें बाबू, आप समझोगे, ठीक है। तो फिगर में देख रहे होंगे आप, जो Fe है, Fe जो होगी लोहे की कील जो उसमें पड़ी होगी, और जो CuSO4 होगा वो नीले रंग का होगा, ठीक है। अब जब दोनों आपस में रिएक्शंस करते हैं, क्योंकि जो Fe होता है ये क्रियाशीलता में Cu से ज्यादा क्रियाशील है, मतलब मैंने आपको बताया है कि अधिक क्रियाशील तत्व तो कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा देगा, तो ये इनको हटा देंगे, उसकी जगह पर ये बैठ जाते हैं। तो इन्होंने इसको हटाया, तो यहाँ बना क्या, FeSO4 प्लस Cu। तो जो FeSO4 यहाँ पर मिल रहा है ये भूरे रंग का मिल रहा है। किसके मिल रहा है, भूरे रंग का। तो अभी क्या देख रहे थे, ये जो पूरा विलयन था ये नीले रंग का था, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जब ये रिएक्शन हो गया तो ये भूरे रंग का हो गया। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको भी समझते हैं। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भूरे रंग की कॉपर की परत उसके ऊपर लोहे के ऊपर जम गई, ठीक है। अब वहाँ इस किस्म आप देखिए वहाँ पर फिगर में तो समझ में आ रहा होगा कि एक लोहे की कील थी जो कि CuSO4 के विलयन में, नीले विलयन में डुबाई गई थी, और डुबाने के बाद कुछ समय पश्चात जब उसे हम गर्म करते हैं, कुछ समय पश्चात धीरे धीरे क्या होता है कि उसके अंदर के अंश जो है ये आपस में डिसोसिएट होते हैं और आपस में टूटते हैं। टूटने के बाद ये यहाँ हटता है और यहाँ जाता है, तो डिस्प्लेस कर देते हैं, अपनी जगह को परिवर्तित कर लेते हैं, तो जाकर ये पूरा इक्वेशन होता है। मतलब जो लोहे की कील हो गई है, लोहे की कील के ऊपर Cu क्या होता है, वो लग जाता है। तो यहाँ आपने समझा कि जम गया। CuSO4 के नीले विलयन का रंग जो होता है हरा FeSO4 निर्माण के कारण होता है। तो यहाँ पर ये चीजें आपने समझी। अब बात आती है जो क्रियाशीलता तत्व है, क्रियाशील तत्वों की जो सीरीज है वो क्या होती है, जिसे सक्रियता सारणी कहते हैं। जब आप धातु और अधातु चैप्टर में जाएंगे तो वहां आपको क्रियाशीलता का एक पूरा सीरीज मिलेगा। तो वहां से आप देखेंगे जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, पीबी है, ऐसी Cu भी आता है नीचे करके, ठीक है। अभी मैंने जगह ना होने की वजह से नहीं लिखा, आपको समझाना बस है। अब मान लीजिए ये Cu जो पोटेशियम है ये सोडियम को रिप्लेस करेगा, लेकिन ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ऊपर वाले जो भी एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, उसकी जगह पर विस्थापित कर देंगे, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम है और CaSO4 से हमने रिएक्शन कराया, तो क्या ये रिएक्शन होगा, पॉसिबल हो सकता है। कैसे, क्योंकि जो पोटेशियम है वहां ध्यान दीजिए ऊपर टॉप पर है और जो कैल्शियम है यहाँ पर इसके नीचे है, तो ये इसको रिप्लेस हटा देगा। हटाने के बाद क्या बनेगा, K2SO4। अब 2 क्यों बना बाबू, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। तो अब जब ये है +1 बनाने वाला इंसान, तो यहाँ पर क्या होगा, -2 और +1, तो ये चार्ज इनका हो जाएगा, दोनों का, ये चार्ज इनका। ऐसे भी मैंने बहुत से वीडियोज बना दिए हैं, आप देख लो वहाँ पर समझ जाएंगे। तो ये हो जाते हैं। बाद में Ca जो है वो कैल्शियम जो होता है वो हट जाता है, तो ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर जो इसी रिएक्शन को मैंने कहा था, मैं अगर जो आपसे कह दूं Ca + K2SO4 रिएक्शन होगा, नहीं रिएक्शन होगा बाबू, क्योंकि यह विस्थापन अपक्रिया नहीं देगा। तो बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। नेक्स्ट आते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही अच्छा है, और नाम से ही पता है कि डबल मतलब द्विबार, और डिस्प्लेसमेंट मतलब अभी विस्थापन आपने समझा ही है। तो इस अपक्रिया में उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। तो क्या होता है कि जब दो यौगिक होंगे और दो यौगिकों के बीच में जब आयनों का आदान प्रदान होगा तभी रिएक्शन संभव है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब आप फिगर को ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फिगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहां आप देख रहे होंगे कि एक बीकर में, एक परखनली में आपको मिल रहा होगा सोडियम सल्फेट, और एक परखनली में बेरियम क्लोराइड मिल रहा होगा। तो मैं लिखकर बताऊँ आपको, एक परखनली में लिखा होगा सोडियम सल्फेट और एक में आपको मिल रहा होगा बेरियम क्लोराइड। अब क्या होता है जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं, देन क्या होगा, पहले तो ये आयनाइज होंगे, तो Na+ बनाता है और ये SO4 -2 चार्ज में
चेंज होंगे। ऐसे ये भी आयनाइज होगा तो B+2 बनाता है, और ये आयनाइज होगा तो Cl-1 बनाता है। अब आपको पता है कि देन क्या होता है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे के आकर्षण के कारण बनते हैं। तो क्या होता है प्लस, और ये तो आपस में डिसोसिएट होंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। अब क्या प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो आपको दिख रहा होगा सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में रिएक्शंस करेंगे। तो यहाँ पर Na और Cl रिएक्शन कर लिया, तो यहाँ पर Na और Cl क्योंकि एक एक चार्ज थे तो यहाँ पर इनका चार्ज का जब इंस्टेंशन हुआ प्लस और माइनस तो उनके चार्ज इंस्टेंस हो गए, आपस में बदलाव हो गया। ऐसे BaSO4 बना, मतलब BaSO4 मतलब क्या होता है, ये बेरियम सल्फेट बना, तो इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट। और ये जो होगा इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको तो नमक कहते ही हैं। अब बात आती है कि जो बेरियम सल्फेट आपको मिला हुआ है, BaSO4 जो आपको मिला है, यह एक सॉलिड है। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ आपको ये एक्वस मिल रहा है, ये जली मिल रहा है, ये भी जली मिल रहा है, लेकिन ये सॉलिड मिल रहा है और ये एक्वस मिल रहा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य मेरी है कि जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो एक सॉलिड स्टेट मिलता है जो सफेद अवक्षेप बनाता है। अब ये जो अपक्रिया हमने आपको बताई है इसे अवक्षेप अपक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी कहता है अवक्षेप अपक्रिया किसे कहते हैं, बताइए, उदाहरण से समझाइए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अवक्षेप अपक्रिया तो हमें पढ़ाया नहीं गया। बाबू अवक्षेप अपक्रिया यही है, आप लिख दीजिएगा, जिसमें ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण हो, प्रिसिपिटेट का निर्माण, उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, अवक्षेप अपक्रिया कहते हैं। और उसके बाद ये इक्वेशन दे दीजिए, आराम से रिएक्शन कवर हो जाता है। तो अब तक के लिए इतना ही मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपचयन उपचयन ये क्या होता है, विकृत गंधिता क्या है, इसके बारे में समझाऊंगा।